नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है। इसका मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। वॉइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर करवा दिए, हमारे सिर्फ 5 चैप्टर बाकी है। उसके बाद हम 1 सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो है वो एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम मोटे मोटे पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में देखेंगे। 2 तरह की फार्मिंग पढ़ेंगे, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग और जो है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। रबी सीजन हो गया, खरीफ सीजन हो गया, जायद सीजन हो गया। फिर हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स। और फिर लास्ट में हम टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग खेती करते हैं और ज़्यादातर लोगों को खेती से इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो सरकार क्या कर रही है खेती के अंदर लोगों का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, और टेक्नोलॉजिकली हम क्या कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हम क्या लेकर आए हैं खेती में सुधार करने के लिए, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या लेकर आ रहे हैं खेती को सुधार करने के लिए। इस क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या? एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आप चीजें कंज्यूम करते हो उसको प्रोड्यूस करती है, और एग्रीकल्चर इसी के साथ साथ रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। तो इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट प्रोड्यूस फूड विच वी कंज्यूम, इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर दी इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, लेकिन कॉटन आप खाते नहीं हो, खा क्या रहे हो आप? गेहूं। तो हम ऐसी चीजें भी उगा रहे हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं, और हम ऐसी चीजें भी उगा रहे हैं जो दूसरी चीज के लिए, दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बने। फिर है इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। इंडिया में जो है एग्रीकल्चरली, मतलब इंडिया एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। एक्सप्लेन करो क्यों? क्योंकि इंडिया जो है उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो खेती है वो बहुत पुराने टाइम से करे हुए आ रहे हैं। तो ये बहुत ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो सारी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। तो अगर अपन भारत में देखें तो ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जा रही है उसमें सबसे पहले आता है खेती। दूसरा, खेती के पर्सपेक्टिव से इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया की 2/3 आबादी, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो इंगेज है। और इसी के साथ साथ इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बाहर एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। कौन कौन से प्रोड्यूस है वो देखते हैं। इट इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ आवर कंट्री। 2/3 of population of our country is engaged in agricultural activity. Agriculture products that India export, टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली एक इंपॉर्टेंट कंट्री होता है। इन इंडिया फार्मिंग वेरीज फ्रॉम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो फार्मिंग है वो कुछ लोग तो है वो बहुत बेसिक, बहुत ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ही हाई लेवल, हाई एडवांटेज, हाई टेक्नोलॉजिकल खेती कर रहे हैं। मतलब एक तरह से आप 2 फार्मर को देख लो। एक फार्मर जो है वो बहुत बेसिक खेती कर रहा है, वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए खेती कर रहा है। एक आदमी बहुत हाई टेक फार्मिंग कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इंडिया में दोनों तरीके की खेती है और बहुत वेरी करती है। कहीं पे ट्रेडिशनल चल रही है, कहीं पे हाईटेक चल रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया के रिलीफ फीचर जो है वो हर जगह सेम नहीं है। जो फिजिकल फीचर्स है वो हर जगह सेम नहीं है। इंडिया में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसका मतलब हर एक किसान के पास में पैसा भी बराबर नहीं है। तो जिसके पास में ज्यादा पैसा है वो ज्यादा एडवांस खेती कर पा रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ अगर आप देखोगे सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो लोग जो है वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है तो बाहर प्रोडक्ट्स में क्या डिमांड है, कौन से क्रॉप्स की, तो लोग वो भी उगा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है क्योंकि हर एक जगह डिफर करते हैं, इसलिए खेती भी जो है वो डिफर कर रही है।
वाई ओवर द ईयर मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन हैव चेंज, कुछ सालों के अंदर खेती करने के तरीके क्यों बदल गए। कल्टीवेशन फार्मिंग मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, इसके हिसाब से खेती की जाती है। फिर है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, होस्ट टू क्रैकर टू HIV सीड्स, और उसके बाद है सोशो कल्चरल प्रैक्टिस, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फूड मार्केट चेंज है वो चेंज हो रहा है। इसलिए जो है ये सारे फैक्टर्स एक जैसे नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम खेती चेंज होती रहती है। ये सारे फैक्टर्स हर एक जगह अलग अलग हैं, तो खेती भी हर एक जगह अलग अलग की जाती है। इसका ये मोटा मोटा सारांश आता है। अब पहली टाइप ऑफ फार्मिंग अगर अपन देखेंगे उसका नाम है प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, सब्सिस्टिंग मतलब होता है सेल्फ कंजम्पशन। यहां पर भी सब्सिस्टिंग वर्ड आ रहा है, आप समझ जाओ कि सस्टेन करने के लिए की जा रही है, मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए खेती की जा रही है। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग? अब होती क्या है? इट इज अ फार्मिंग इन विच फार्मर क्लियर्स अ पैच ऑफ लैंड, ग्रोस फ्रूट क्रॉप फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक ऐसी खेती है जहां पर एक फार्मर एक लैंड को या एक जंगल को साफ कर देता है, और जो एरिया साफ करता है वहां पर वो खेती करता है खुद के कंजम्पशन के लिए, ना कि मार्केट में बेचने के लिए। When fertility soil decreases, जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जो फार्मर है वो एक नए लैंड को क्लियर करता है और वहां पर खेती करना स्टार्ट कर देता है। पहले एक लैंड क्लियर किया, वहां पर खेती की, जैसे जैसे सॉइल फर्टिलिटी कम हुई उसने कुछ मैन्योर वैन्योर नहीं डाला और उसने दूसरी जगह जाकर वो एरिया साफ करके वहां पर खेती करने लग गया। दिस शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। क्योंकि जब यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई और वो दूसरी जगह चला गया, तो वो जब वहां खेती कर रहा है धीरे धीरे इस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस रिगेन हो जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली रिगेन हो रही है। एक है कि आप मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल के कर सकते हो, यहाँ पर नेचुरल तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि ये खेत बदल रहा है तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और वो जब जंगल साफ करता है तो साफ करता है तो उसको जला देता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, काट के जला देने वाली खेती। ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, इसके फीचर्स क्या है कि लैंड जो है वो बहुत ही छोटा होता है, प्रिमिटिव टूल्स है, हमारे पास कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जो हमारे हाथ से हम औजार बनाते हैं वो हम यूज करते हैं खेती के लिए। लेबर जो है वो फैमिली या कम्युनिटी है, खुद के फैमिली मेंबर्स ही लेबर का काम करते हैं, और ये जो उसके समाज के लोग हैं वो वहां पर काम करते हैं। क्यों काम कर रहे हैं उनके कम्युनिटी के लोग? क्योंकि जब वो कम्युनिटी को जरूरत होगी तो ये आदमी वहां पर जाकर अपनी सर्विसेज देगा, तो सब एक दूसरे की मिलजुल कर मदद करते हैं। दिस फार्मिंग डिपेंड्स ऑन सुटेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज मानसून, सॉइल फर्टिलिटी एक्सेट्रा। ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ये इन्वायरमेंट के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो खेती अच्छी होगी, अगर एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं है तो खेती अच्छी नहीं होगी। जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, जितना एरिया है उस एरिया पे जो ये लोग उगाते हैं, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि ये जो है बहुत ही बेसिक मिनिमल फार्मिंग करते हैं। इसके अंदर वो बीज HIV सीड्स नहीं डालते हैं, इरिगेशन इनके पास प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर मैन्योर फर्टिलाइजर ये नहीं डालते हैं, अगर क्रॉप के अंदर कोई बीमारी आ जाए तो उसके लिए उनके पास पेस्टिसाइड नहीं है, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है। और इसी के साथ लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, क्योंकि जितने लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से भी जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग में लैंड की प्रोडक्टिविटी भी कम है और लेबर की प्रोडक्टिविटी भी कम है। अब ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग को वर्ल्ड में अलग अलग जगह किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका की अगर अपन बात करेंगे तो वहां पर इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में इनको कोनोको के नाम से जानते हैं, ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में इसको मोसेल के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया में लडांग के नाम से जानते हैं, वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं, और इंडिया का अगर आप देखोगे ये सब इंडिया के हैं। मध्य प्रदेश में इसको बेवेर और दैया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पिंडा बोलते हैं, उड़ीसा में इसको पम्मा डाबी या कोमन या ब्रिंगा बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी बोलते हैं, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में वेलारे या लात्रे बोलते हैं, झारखंड में इसको कोरुआ बोलते हैं, हिमालयन बेल्ट में इसको कील बोलते हैं,
और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसको जूमिंग बोलते हैं। ये जूमिंग वर्ड आपने ज्यादातर सुना होगा, तो ये आपको बाय हार्ट याद रखनी है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से रीजन में प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी जो खेती है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग। पहले था प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, यह है इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग। सब्सिस्टिंग फार्मिंग, सब्सिस्टिंग का मतलब क्या है? सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। अब यहां क्या होता है ना कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग है ये उस एरिया में की जाती है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और लैंड बहुत कम है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, लैंड बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से लैंड कम है। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए चले जाओगे तो यूएसए की पॉपुलेशन बहुत छोटी है लेकिन लैंड बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग नहीं होगी। चाइना में होगी इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, क्यों? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, लैंड कम है। तो जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और लैंड बहुत कम है तो इस लैंड से आपको बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप पूरी पॉपुलेशन को खाना खिला सको। तो जो छोटा लैंड है उससे आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और वो जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो उसमें आप कोई हाई एंड जो है फार्मिंग नहीं करते हो, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग नहीं करते हो, उसमें भी लेबर बेस्ड इंटेंसिव फार्मिंग होती है। तो व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग? क्या होती है इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग? टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन हाई पॉपुलेशन प्रेशर on land in which farmer use small land to obtain higher production for self consumption and market. इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग क्या होती है? ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लैंड बहुत कम है। तो पॉपुलेशन ज्यादा, लैंड कम है, इसका मतलब लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है पूरी की डिमांड, सभी लोगों की डिमांड पूरी करना। अब जब सब लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाएगा। तो इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है सेल्फ कंजम्पशन, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो मार्केट के लिए बेचेंगे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में पूरा सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम करते हैं। अब बायोलॉजिकल इनपुट्स देखो इसके अंदर, मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप दोनों यूज करते हो, मैन्योर भी यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हो, इरिगेशन भी यूज कर रहे हो, ग्राउंड वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया, टैंक्स हो गया, कैनाल्स हो गया, और लॉट ऑफ लेबर, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो काम भी बहुत जो है वो लेबर भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो लैंड की अगर प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी अगर आप देखोगे तो लो है, क्योंकि जो छोटे लैंड पे आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन क्योंकि उसमें लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन है उस हिसाब से, जितने लोग हैं उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है, तो लेबर पर पर्सन प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन लैंड की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। देयर इज हाई प्रेशर ऑन लैंड इन इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग के लिए जो लैंड है उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्यों है? देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग इज डन इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, इसका मतलब ज्यादा डिमांड है खाने की। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अब इंडिया के अंदर क्योंकि ज्यादातर राइट ऑफ इनहेरिटेंस का लॉ है, इसका मतलब अगर एक फादर है उसके दो बच्चे हैं तो लैंड उन दो बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड्स लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन इवेंचुअली लीडिंग टू लेस लैंड होल्डिंग पर पर्सन, क्योंकि राइट ऑफ इनहेरिटेंस है तो पर पर्सन के पास में कम कम लैंड आता है। इन इंडिया 2/3 population is engaged in agriculture practices and most of them does not have alternate source of livelihood. भारत में 2/3 से ज्यादा जनता खेती के अंदर है और उनके पास में दूसरी कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, लेस लैंड एंड नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, फार्मर वांट टू मैक्सिमाइज आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है खाने की, लैंड आपके पास में बहुत कम है, और वो जो लैंड है उस लैंड से आदमी को कमाई भी करनी है और खुद को खाना भी खाना है, इसलिए वो उस लैंड का बहुत जितना आप यूज कर सकता है, जितना प्रोडक्शन कर सकता है वो करता है। इसीलिए इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। Thus, there is enormous pressure on agriculture land and intensive subsisting farming. ये फोर्थ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ जाओगे तो आप पूरे जो है क्वेश्चन का एसेंस समझ जाओगे। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है वो है कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं की जाती। हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग में देखा कि वो प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग जो है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जा रही है। इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग मेनली तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जा रही है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको मार्केट में सेल करना है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये मार्केट में सेल करना है।
तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल है, हाई एंड जो है वो फार्मिंग होती है। सबसे लो टेक्नोलॉजी की प्रिमिटिव में है, उसके बाद थोड़ी बहुत हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज करते हैं और उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग में यूज करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? फार्मर ग्रोज क्रॉप्स इन ऑर्डर टू सेल प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेक मनी। कमर्शियल फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, बाकी दो का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं था, सेल्फ कंजम्पशन था। व्हाट इज फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग के फीचर्स क्या है? हाई एंड खेती की जाएगी तो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगा दो। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, फॉर एग्जांपल HIV सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब ये कह रहा है कि आप देखो कि भारत में किसी रीजन में तो लोग कर रहे हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और किसी रीजन में लोग कर रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल अगर आप गेहूं को ही ले लो, वीट जो है वो पंजाब के अंदर उसको एज अ कमर्शियल क्रॉप यूज होता है, क्योंकि वीट जो पंजाब के लोग उगाते हैं वो मेनली सेल करने के लिए उगाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की रिक्वायरमेंट तो कम है, तो वो खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख लेते हैं और बाकी जितना भी बचता है वो मार्केट में बेचते हैं। लेकिन अगर आप यही हिली एरियाज में चले जाओगे, वहां पर भी लोग वीट उगा रहे हैं, लेकिन हिली एरियाज में जो लोग वीट उगा रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए उगा रहे हैं, ना कि बेचने के लिए। इसको आप राइस के एग्जांपल से समझ लो। उड़ीसा के अंदर लोग राइस उगाते हैं खाने के लिए, लेकिन हरियाणा में आप चले जाओगे तो लोग राइस उगाते हैं बेचने के लिए। तो सवाल यही कह रहा है कि जो कमर्शियलाइजेशन है, किसी क्रॉप का तो कमर्शियलाइजेशन है और उसी क्रॉप का दूसरे रीजन में कमर्शियलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, जैसे फिजिकल फैक्टर्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो गई, ये सारे रीजन में सेम नहीं है। तो जहां पर ये सारी कंडीशन फेवरेबल है वहां पर तो ये एज अ क्रॉप को कमर्शियल यूज करते हैं, जहां पर फेवरेबल नहीं है वहां पर एज अ जो है सब्सिस्टेंस क्रॉप यूज किया जाता है। व्हाई डज डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन। पहला फैक्टर क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट। सॉइल की फर्टिलिटी हर जगह एक जैसी नहीं है, रेनफॉल एक जैसी नहीं है, क्लाइमेट एक जैसा नहीं। तो जहां पर ये फैक्टर्स फेवरेबल है वहां पर वो क्रॉप को एज अ कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं, जहां पर नहीं है वहां पर कमर्शियल क्रॉप नहीं उगाते। एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनपुट्स, अगर आपके पास HIV सीड्स है, इरिगेशन है, मशीनाइजेशन है, तो वो आप कमर्शियलाइजेशन करोगे, नहीं तो सब्सिस्टेंस करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल नॉर्म इन्फ्लुएंस डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन। भारत में जो है लोग सोसाइटी, रिलीजियस, कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिस एरिया से आता हूँ वहां पर लोग अगर मान लो कि किसी क्रॉप की खेती कर रहे हैं तो वो दूसरे क्रॉप पे नहीं जाएंगे, उनको लगता है कि वो वही क्रॉप उगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि मेरे को यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट उगाना है, लेकिन मेरे पूर्वज वहां पर जो है सिर्फ वीट उगाते आ रहे हैं, तो वो वीट ही उगाएंगे, वो फिर वो ड्रैगन फ्रूट नहीं उगाएंगे। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिस जो है वो भी इन्फ्लुएंस करती है कि कौन से एरिया में लोग क्रॉप को एज अ कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं या सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल है या नहीं है, या उस क्रॉप की मार्केट में डिमांड है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो लोग ज्यादा उगाएंगे, तो कमर्शियलाइजेशन हो गया। मार्केट में डिमांड नहीं है तो लोग नहीं उगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज फैसिलिटी हो गया। इसका एग्जाम्पल देखो, राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में, लेकिन वही सब्सिस्टेंस क्रॉप है उड़ीसा में। वीट जो है कमर्शियल क्रॉप है पंजाब में, लेकिन वही सब्सिस्टेंस क्रॉप है हिली एरियाज में। ठीक है, फिर ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसके अंदर एक फार्मिंग है जिसको अपन बोलते हैं प्लांटेशन। अब ये प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन होता है कमर्शियल फार्मिंग, लेकिन उसमें आप एक ही तरीके का क्रॉप उगाते हो। इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग दैट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज एरिया फॉर लैंड फॉर प्रॉफिट। बहुत बड़े एरिया पे सिंगल क्रॉप उगाते हैं, उसको अपन बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कैसी कमर्शियल फार्मिंग है? इसको अपन प्लांटेशन बोलते हैं, क्योंकि एक ही तरीके का प्लांट उगा हुआ है। प्लांटेशन इज इंटरफेस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब ये क्या कह रहा है कि जो प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में ब्रिज है। इसका मतलब क्या है? प्लांटेशन मतलब आप एक ही तरीके का क्रॉप उगा रहे हो, तो आप बहुत बड़े एरिया पे एक ही तरीके का क्रॉप उगा रहे हो, तो पूरा तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं उगा रहे हो, आप फिर इसको मार्केट में बेचोगे। मार्केट में बेचोगे, वो मार्केट में जिसको आप बेच रहे हो वो क्या करेगा? वो जो उसके पास आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने वीट उगाया और मैंने खुद के कंजम्पशन के लिए रख दिया, और जितना मेरे पास सरप्लस बचा मैंने मार्केट में बेच दिया। अब जिसको मैंने बेचा वो वीट का क्या करेगा? वो इस वीट को बेचेगा आगे जो बिस्किट बनाता है। तो बिस्किट का बन रही है, फैक्ट्री में बन रही है।
तो जितना ज्यादा कमर्शलाइजेशन होगा वीट का, उतनी ज्यादा ये वीट वाली फैक्ट्री भी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा प्लांटेशन बढ़ेगा उतनी ज्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी। जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांटेशन इज अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दिस इंटरफेस अकर्स व्हेन the agriculture product, for example raw tea leaves, is transformed into industrial product, packed tea bag through various process like processing and मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कुल मिला के बोल रहे हैं जैसे जैसे खेती बढ़ेगी वैसे वैसे इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी, क्योंकि खेती जो है वो दो चीजें प्रोड्यूस करती है, एक तो खुद के कंज्यूम के लिए और दूसरा इंडस्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। तो जितना रॉ मटेरियल बढ़ेगा उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, ठीक है। प्लांटेशन के फीचर्स क्या होते हैं? लार्ज लैंड होता है, सिंगल क्रॉप होता है, कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव होती है, इसका मतलब पैसा बहुत ज्यादा लगता है, हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। फिर जो यहाँ पे लेबर काम करते हैं वो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, जिन लेबर्स को उनके स्टेट में काम नहीं मिलता वो दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। अब ये देखो, ये वाला जो है इसके लिए है, प्लांटेशन जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्लांटेशन में बहुत बड़े एरिया पे सिंगल क्रॉप उगाया जाता है, तो आप खुद कितना कंज्यूम कर लोगे, इसका मतलब आप उसको मार्केट में बेचोगे, और वो मार्केट में जो जाएगा वो क्या होगा? रॉ मटेरियल का काम करेगा। जैसे शुगर केन हो गया शुगर इंडस्ट्री के लिए। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टी जो है वो आसाम, नॉर्थ बंगाल में, कॉफी कर्नाटका में, बनाना साउथ इंडिया में, बैम्बू नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, रबर और शुगर केन, ये सारे कौन से क्रॉप्स हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स। आपसे पूछ सकते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से हैं, और कर्नाटका के प्लांटेशन क्रॉप का नाम बताओ। तो कर्नाटका के प्लांटेशन क्रॉप का नाम है कॉफी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, थिंग्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। कौन सी चीजें हैं जो प्लांटेशन को डेवलप करेगी? फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें तो सही है कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, लेकिन प्लांटेशन का मेन काम क्या है? मार्केट में बेचना। तो जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लांटेशन का जो रॉ मटेरियल है वो फील्ड से जो है वो फैक्ट्री साइड तक जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे जैसे बढ़ेगा प्लांटेशन भी बढ़ेगा। इन प्लांटेशन प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट। प्लांटेशन में प्रोडक्शन मेनली मार्केट के लिए करते हैं। तो मार्केट तक प्रोडक्शन पहुंचाने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे ज्यादा आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट। तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ेगी प्लांटेशन भी बढ़ेगा। Therefore, we require well-developed networks of transport and communication network between plantation area, processing industry and market area. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ी। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने 3 तरह की फार्मिंग पढ़ी, प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, फिर इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, फिर कमर्शियल फार्मिंग, और कमर्शियल फार्मिंग में हमने प्लांटेशन के बारे में पढ़ा। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और इसके अदर नेम्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है, प्लस प्रॉफिट के लिए की जाती है, और ये पूरी प्रॉफिट के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा आएगा वेडनेसडे को शाम 4 बजे, और हम लेक्चर 2 करेंगे, जिसके अंदर हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ हम जो है फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं उसमें हम फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का ये सेशन बढ़िया लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे को शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।